सिंपल एक्शंस फॉर हैप्पी फंक्शन। उसमें से फिफ्थ वर्ड वी आर ऑलरेडी डूइंग राइट, यस और नो? आर वी एग्जिस्टिंग और लिविंग? एग्जिस्टिंग। लिविंग मजबूरन अब है तो है, ऐसे जी रहे हैं या सही में जी रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ तो ठीक है, चलो लेट अस से लिविंग। ओके, क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग। तो इसीलिए हम वी आर अलाइव, सांसें चल रही हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो बच्चे जी रहे हैं, तो वी आर लिविंग ऑलरेडी। सो 20% अचीव। बिफोर स्टार्टिंग इटसेल्फ वी अचीव 20% ऑफ द टॉपिक। 5 वर्ड्स में से एक ऑलरेडी अचीव, ठीक है, तो ओनली 80% टू गो, राइट? धीरे धीरे चलते जाएंगे, ठीक है? ओके, सो वी आर ऑलरेडी लिविंग। नाउ द क्वेश्चन इज लिविंग, बट हाउ? हाउ मतलब क्या? जी रहे हैं? तो जो मैंने बताया था, जो संकेत हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर सेइंग दैट दिस इज व्हाट लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स। इज इट व्हाट लिविंग मीन्स? सांसें चलना, दिखाई देना, सुनाई देना, खा पाना, चल पाना, बोल पाना, सुन पाना, क्या इतना ही है? मैं जी रहा हूं। यदि आपको बोल जाए आप जीवित हो, देखो डॉक्टर जब पूछते हैं वो दूसरी बात होती है, डॉक्टर पूछते नहीं है, बताते हैं। एक आदमी गहरी नींद सो रहा था, पत्नी को चिंता हो गई, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने सब देखा और डॉक्टर कोविड बैच का था, तो उसमें चेक किया, बोले कि गए, और फिर तो ये तो रोने लगी और फिर सब तैयारियां करने लगे, सब पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। उतने में इसकी नींद खुली, ये जागा और फिर उठा, बोले क्या चल रहा है? तो देखा उसने ये सब रो रहे हैं, कहाँ चले गए करके, तो बोले अरे क्या हुआ? मैं जीवित हूँ, मैं जी रहा हूँ, जिंदा हूँ मैं। तो बोले वापस लेट जाओ, तुमको बताया डॉक्टर को। You know better than the doctor. Come on, lie down again. ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि आप हैं। बात ऐसी है कि क्लिनिकली अलाइव और डेड इज समथिंग डिफरेंट। जो वेंटिलेटर पे भी होता है वो भी क्लिनिकली तो अलाइव ही कहलाता है, बट इज दैट पर्सन लिविंग? अगर उसको देखा जाए तो लिविंग वी अंडरस्टैंड, हम सब जानते हैं कि केवल ये जो सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फंक्शन करें तो उसको ही लिविंग कहते हैं, ऐसा उतना सफिशिएंट नहीं है डेफिनेशन, कुछ और होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो पहली बात तो कि मैं थोड़ा बहुत क्या जानता हूं, मैं कुछ अवेयरनेस है, कुछ नॉलेज है मुझ में, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं जी तो रहा हूं, पर क्या मुझ में वो अवेयरनेस है कि मैं हूं यहाँ पर, मेरे आसपास क्या चल रहा है, लोग हैं, चीजें हैं, वो क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, तो कुछ certain thing, am I aware of all these things happening around me? Am I aware of my own existence? Am I aware of the existence of things around me? मेरे आसपास कैसे लोग हैं, कैसी चीजें चल रही हैं, क्या गतिविधियां चल रही हैं, और मेरा उस समय में क्या फंक्शन होना चाहिए। So it is very important to think, and यदि वो हमारे में वो अवेयरनेस है तो कह सकते हैं कि ठीक है, वी आर वन स्टेप क्लोजर टू लिविंग। अवेयरनेस, नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या जानते हैं। अब जानना यानी किसको जानना? देयर आर वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज। स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेज में पढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा गहराई में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में स्पेशलाइजेशन करते हैं, और ज्यादा नैरो होता जाता है, डेप्थ बढ़ता जाता है। तो इतने सारे फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं, इतने सारे ज्ञान के क्षेत्र हैं, क्या इनमें से
कुछ कम से कम क्या हम जानते हैं, थोड़ा सा नॉलेज है, अपने आप के बारे में नॉलेज है, इवन ट्रांजैक्शनल नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान है हमको अपने आप के बारे में कि मैं कौन हूं। यदि मैं अपने घर में रहता हूं तो घर में रहते हुए मैं कौन हूं। यदि हमसे पूछा जाए चलो अपना परिचय दो, हम कॉलेज में जाते थे तो कॉलेज में ये सीनियर्स रैगिंग वगैरह करते हैं तो उसमें पूछते हैं, आजकल नहीं करने देते, तो वो मिस कर रहे हैं सारे फ्रेशर्स आजकल, क्या करें बेचारे, पर वो रैग करते हैं तो कहते इंट्रोडक्शन दो अपना। और हम यदि हमको बोला जाए अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दो तो हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू तो एक दो वाक्य तो अपने बारे में बोलेंगे, उसके बाद सारा कुछ हम किसके संबंधी हैं उसके बारे में बोलेंगे। Tell me about yourself. My father's name is this. My mother. I didn't ask you about your father or mother. I am from this place. I didn't ask you about where you are. तुम कौन हो बताओ। तो अपने से संबंधित चीजों की बातें हम जानकारी बताते हैं, पर मैं कौन हूं कभी वो सोचा है? हम अपना परिचय भी देते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, वो तो क्या क्वालिफिकेशन हुआ, तुम कौन हो? वो तो एक सर्टिफिकेट मुझे मिला है, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, कुछ भी किया हो, वो सर्टिफिकेट मुझे मिला है, पर क्या वो सर्टिफिकेट के लिए मैं वो हूं? सही है। फिर कभी और थोड़ा विचार करते हैं तो कभी कभी हमारा परिचय देते हैं कि अच्छा आई एम वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अभी स्ट्रॉन्ग, कौन से स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं? तो again we are talking about the body. So is that you? These are questions. I am just raising questions. तो अपने आप के बारे में नॉलेज कितना है हमको? Do we understand what I like and what I do not like? जब लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात करते हैं, क्या मुझे अपने ही चीजों के बारे में, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, इतनी भी क्लैरिटी है? सुबह पूछो तो चाय पसंद है, शाम को पूछो तो कॉफी हो जाती है। मुझे ही पता नहीं है, मुझे लगता है हाँ यहाँ चलते हैं, वो इनवाइट किया है हमको तो फिर हमको जाना चाहिए, शाम को बोला है और समय से शुरू करेंगे और समय से अंत भी करेंगे, ऐसा सुना है। और एटलीस्ट दरवाजे के पास में तो बैठ ही सकते हैं। और आजकल बहुत अच्छा है, हमारे पास बहाना है, कॉल आ गया मुझे इसीलिए जाना ही पड़ा मुझे, तो ये बहुत बचाव करता है हमारा। तो फंस के बैठना थोड़ी, इट इज नॉट अ कैप्टिव ऑडियंस, door is open only, anybody can walk out, then I will come. तो our decisions, हमारे डिसीजन ही हम कितने बदलते रहते हैं, हमारे ही चॉइसेस, हमारे ही प्रेफरेंसेस कितने बदलते जाते, उसमें भी स्थिरता नहीं है और हम जानते भी नहीं है अपने आप के बारे में। ये तो दूसरे के बारे में तो बात ही नहीं चल रही, स्कूल कॉलेज में तो सब दुनिया के बारे में बताते हैं, पर अपने आप के बारे में कितना हमको कितनी बात पता है? If we really have to talk about ourselves, our physical personality, our emotional personality, our intellectual personality, ये सब किसके बारे में कितना जानते हैं? तो this is another living की बात चल रही है ना अभी। अच्छा, इतना, अब थोड़ा सा और एक और शब्द जोड़ते हैं पीछे से, लिविंग। अच्छा, पर कैसा लिविंग? टाइटल में क्या है? हैप्पी लिविंग। एवरीवन वांट्स दैट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? सिंपल एक्शंस फॉर हैप्पी लिविंग, मतलब हैप्पी लिविंग इज अ गोल, राइट? अच्छा, गोल का मतलब क्या होता है? मेरा लक्ष्य है, इसका मतलब क्या हुआ? आज नहीं है। गोल का मतलब क्या हुआ? मेरा लक्ष्य है कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, इसका मतलब क्या है? मैं आज एवरेस्ट पे नहीं हूं। जो एवरेस्ट पे बैठा हो वो कभी गोल बनाएगा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है? उसका गोल होगा कि जल्दी से जल्दी नीचे उतरना है, राइट? सो इफ वी से फॉर हैप्पी लिविंग, which means what? Right now we are living
and sometimes occasionally we are happy also, but वो जो हमको चाहिए वो नहीं है, right? तो what is this happy living we are talking about? अच्छा, happy, हम सब ने happiness experience किया है? Yes, right? So आप बोले आपको happiness का definition चाहिए स्वामी जी? हाँ, बोलो क्या definition है? 8 बजे जो हमें मिलेगा, आपका जैसे ही टॉक खत्म होगा तब हमें जो एक्सपीरियंस होगा वो हैप्पीनेस। हाँ ठीक है, उतना तो पता है, चलो। तो व्हाट इज दैट हैप्पीनेस आई एम लुकिंग फॉर? वी ऑल हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस। हमको सुख का अनुभव तो है, राइट? वी ऑल हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, सुख का। अच्छा, अब यह प्रश्न उठता है कि लिविंग भी एक्सपीरियंस है, हैप्पीनेस भी एक्सपीरियंस है, पर हैप्पी लिविंग हम चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लिविंग का एक्सपीरियंस है, हैप्पी का एक्सपीरियंस है, पर हैप्पी लिविंग हमारा गोल है, राइट? सो वो हैप्पी लिविंग तक कैसे पहुंचे? तो पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना है कि हैप्पी लिविंग तक पहुंचने की इच्छा है, यानी आज नहीं है वो अभी तक। सो फार नॉट येट अचीव। नो, व्हाट इज नॉट येट अचीव? हैप्पी इज अचीव, लिविंग इज अचीव, बट हैप्पी लिविंग, व्हाई आर वी सेइंग दैट इट इज नॉट येट अचीव? क्यों अभी तक वो हमारा लक्ष्य बन के बैठा हुआ है? क्यों अभी ऑलरेडी हमें नहीं मिला है? हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं मिला है? दिस इज द क्वेश्चन। तो अब यदि हम थोड़ा विचार करें इस बात पे, तो हम, अच्छा, लिविंग, ये हम टाइटल से ही समझ रहे हैं ना, लिविंग जो है, लिविंग कंटिन्यूअस है या ब्रेक में होता है? डू वी से नो, आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग नाउ, लिटिल बिट आई वांट अ ब्रेक? ब्रेक लेते हैं क्या? लिविंग इज अ कंटिन्यूअस थिंग, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात, ये लिविंग, हम जब से हमने होश संभाला है तब से हम जानते हैं कि वी आर लिविंग। अच्छा, टिल हाउ लॉन्ग डू वी वांट टू कीप लिविंग? टिल हाउ लॉन्ग, कब तक हम जीते रहना चाहते हैं? ये कब तक ऐसे सवाल मत पूछा करो, शुभ शुभ बोलो। मतलब हम तो वी वांट टू लिव फॉरएवर, तो मरना ही नहीं चाहते। क्या स्वामी जी क्या बात कर रहे हो? मेरे घुटनों में जितना दर्द है उतना आपको यदि हो जाए ना, तब आपको पता चलेगा कि लिविंग और नॉट लिविंग। हम एक्चुअली जीवन से मुक्ति नहीं चाहते, हम दर्द से मुक्ति चाहते हैं। सोचो, यदि वो घुटने का दर्द निकाल लिया, तब पूछा जाए कि लिविंग कब तक जीते रहना है, हम बोले हमेशा के लिए। हमको दर्द से मुक्ति चाहिए। छूटना हमको जीवन से नहीं है, दर्द से। छूटना हमको दुख से। So it is sorrow we are running away from. We are not running away from life. Okay? So living continuous है, there is no break, and living forever चाहते हैं हम, living as such, right? पर happy part जो है वो ना हमने continuous experience किया है, चाहते तो हैं कंटिन्यूअस पर हो नहीं रहा है, और ना ही फॉर एवर मिलने की कोई निशान नहीं लग रहा, कोई ऐसे इस प्रकार का कोई इट डजंट सीम टू बी, ऐसे कोई लग नहीं रहा है कि फॉर एवर है। हो सकता है चाहते हैं हमेशा के लिए हम सुखी रहे, पर इट इज नॉट फॉर एवर, ऐसा लग नहीं रहा, दिख नहीं रहा है अभी। तो ये हैप्पी लिविंग का क्वालिटी हमको कैसा चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वी आर ऑल ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना। कोई चीज हम खरीदते हैं तो वो ब्रांडेड, वो अरे हम ब्रांडेड ही पहनते हैं। कोई चीज खाने की चीज भी होती है तो इस ब्रांड की चीज, तेल भी घर में रसोई में तेल उपयोग करते हैं, ये ब्रांड, नमक ये ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना। क्वालिटी ये ब्रांड का ही होना चाहिए। अच्छा, ये समझते हैं। अच्छा, हैप्पीनेस में हमारे कोई ब्रांड कॉन्शियसनेस है? हैप्पीनेस तो हम हैप्पीनेस किस प्रकार का हैप्पीनेस? ब्रेक वाला है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मिल तो रहा है ना बीच बीच में थोड़ा सा, कोई बात नहीं। पर क्या उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? इसीलिए फॉर हैप्पी लिविंग कहना पड़ रहा है ना हमको। तो ब्रांड हमारा एक्चुअली हम क्या चाहते हैं? वी वांट कंटिन्यूअस एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, राइट? कंटिन्यूअस भी चाहिए और एवरलास्टिंग। जैसे लाइफ लिविंग जैसा चाहिए वैसा ही हैप्पीनेस भी चाहिए, उसी को हैप्पी लिविंग कहते हैं, राइट? और वो हमको आज नहीं मिल रहा है। अग्री? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द गोल फर्स्ट, उसके बाद वो सिंपल एक्शंस की ओर आएंगे बाद में। पहले वो गोल को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लेना, देन वी कैन वॉक। बिकॉज इन लाइफ देयर आर थ्री थिंग्स। वन इज डेस्टिनेशन, सेकेंड इज ओरिजिन, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहां आज हैं, और तीसरा क्या है, रोड मैप, रास्ता, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो पहले हम गोल, पहले लक्ष्य को तय कर लेते हैं। तो आज हमें हैप्पी लिविंग हमारा लक्ष्य है। उसका अर्थ ये है कि लिविंग जैसे कंटिन्यूअस और एवरलास्टिंग है और हम चाहते भी हैं, वैसे ही हमको भी हैप्पीनेस भी ऐसे ही कंटिन्यूअस और एवरलास्टिंग चाहिए। अच्छा, एक और बात, हमको कितना हैप्पीनेस चाहिए? कितना चाहिए? और जितना भी दो फिर भी हमको कमी पड़ने वाला है। और दुख थोड़ा सा हो तो भी हमको बोझ लगता है, राइट? पर हैप्पीनेस, अरे खुशी तो जितनी दो और लेने को तैयार है, अनलिमिटेड, इन्फिनिट, कोई उसमें सीमा नहीं, इतना सुख चाहिए हमको, राइट? सो हमारा ब्रांड निश्चित कर रहे हैं और कैसा हैप्पीनेस चाहिए? कंटिन्यूअस, एवरलास्टिंग, अनलिमिटेड। ओके, ये कंटिन्यूअस, एवरलास्टिंग, अनलिमिटेड, ये हमारा ब्रांड है, ब्रांड ऑफ हैप्पीनेस। ओके, वी कैन कॉल इट इन्फिनिट, कंटिन्यूअस, एवरलास्टिंग, ICE, आइस। ठीक है, गर्मियों के दिनों में काम भी आएगा। ठीक है, व्हाट इज अ ब्रांड? हैप्पीनेस ब्रांड हमारा कौन सा चाहिए? आइस ब्रांड। आइस मतलब इन्फिनिट, continuous, everlasting happiness. This is what we want in our life. This is called happy living. Okay? So हमारा लक्ष्य हमने तय किया कि मुझे जीवन तो मैं जी रहा हूं और मैं चाहूंगा कि हमेशा मैं जीता रहूं, पर वो जीवन तभी मुझे, वो जीने में भी मजा कब आता है? जब उसमें सुख हो, और वो सुख मुझे इन्फिनिट, कंटिन्यूअस, एवरलास्टिंग चाहिए। ये मेरा ब्रांड है हैप्पीनेस। ओके, इतना? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज सो फार? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े। ओके, सो नाउ आवर गोल इज हैप्पी लिविंग, एंड दिस लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स अवेयरनेस, नॉलेज एंड ऑफ कोर्स हैप्पीनेस। अवेयरनेस, नॉलेज, हैप्पीनेस, ये तीनों हो तो वो लिविंग सही में लिविंग होता है। नहीं तो फिर क्या? फिर तो हम राह ही देखते हैं, अच्छा भगवान कब मुझे उठा लेंगे, जल्दी से उठा लो, जल्दी से उठा लो, ऐसे बोलते रहेंगे। उसका क्या मतलब है? फिर दुखी होकर जीने का क्या मतलब है? तो अवेयरनेस, नॉलेज है। अच्छा, ठीक। नाउ अब ये जो अवेयरनेस है अबाउट वन सेल्फ एंड अबाउट
people and things around, and how these things work, उसके बारे में थोड़ा सा हम अवेयरनेस के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये लिविंग के बारे में, हैप्पी लिविंग के बारे में, और उसमें जो उसके अंतर्गत जो अवेयरनेस है उसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करते हैं। अच्छा, तो when we think about life, some basic questions, ठीक है? Can one person live for another person or live the life of another person? कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जीवन जी सकता है? विचार करने जैसी बात है कि क्या मैं किसी और का जीवन जी सकता हूं या कोई और मेरा जीवन जी सकता है? हम कई बार कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें देते हैं ना। आजकल तो शादियां भी होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है। तो पहले तो शादियां होती तो सब लोग घर वाले बिजी होते थे, अभी कॉन्ट्रैक्ट में दे के बिजी रहते हैं। फायदा हुआ नहीं तो अभी ऑटोमेटिक मशीन्स आई हैं, तो मशीन्स को बहुत कुछ सौंप दिया है, तो वो कर रहे हैं काम, तो वो हमारा काम कर देते हैं। वॉशिंग मशीन हमारा कपड़ा धो देता है, पर क्या हम किसी का जीवन जी सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव टू थिंक अबाउट। नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्या हम किसी और के, अन्य लोगों के जीवन जीते हैं या जीने का प्रयास करते हैं? सोचने जैसी बात है। जो और लोगों का जीवन जीने का प्रयास क्या करते हैं? डू वी होप टू लिव somebody else's life or do we hope that somebody else lives my life, fights my battles, does things instead of me? प्रॉक्सी में लाइफ तो नहीं हो सकता, कोई एक्टिविटी हो सकती है, लाइफ नहीं हो सकता, पर प्रयास कभी कभी होता है। अब बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चे, मूवी में सब डायलॉग आपने सुना होगा, मैं तुम्हें कुछ कोई दुख नहीं देना चाहता जो दुख मुझे मिला है। अरे क्यों बेचारे, उसको क्यों वंचित रख रहे हो? Why are you depriving that child of that dukh? Because of that dukh you are what you are today. If we think about it, why not? इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को दुख देना चाहिए, पर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होके उनका जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं। कितनी बार, अच्छा आप ही देखो, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो मेरे माता पिता की उम्र के हैं, आप सब जानते हैं कि जब पहले स्कूल में कुछ डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, उसके उस पे मारते थे, पीठ पे भी मारते थे, डंडे से मारते थे। कितने लोगों ने खाई है यहाँ पर? मैंने भी हाथ उठाया है। तो स्कूल में आजकल तो उसके बारे में बात भी करना अपराध हो, चाइल्ड अब्यूज। पर आप सोचो, अब जब मार पड़ती थी, हम आके घर में माता पिता को बताते थे या छुपाते थे? कोई बताता नहीं था, रोते थे तो आंसू सुखा के आते थे घर पे, मुंह धो के आते थे कि पता ना चले कि रोया हूं। क्यों? क्योंकि घर पे दूसरा कोटा मिलेगा अगर पता चला कि वहां से मार खा के आया। राइट? Those who have gone through this privilege of such a life know it. वो मार खा के पता चला तो यार घर पे दूसरी मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, तो we can't afford that, तो हम छुपा के रख लेते थे, वो ऐसे ही सहन कर लेते थे। We had the capacity to do that. Now if we think about it, वहां पर उस समय पे माता पिता जो थे, ये प्रैक्टिकल चीज थी दिमाग में कि उसका जीवन उसको ही जीना है। I can't do that. आज यदि ऐसा कोई हो जाए किसी, वो माता पिता टीचर को जाके डांटेंगे कि तुमने हमारे बच्चे को डांटा क्यों? एक सही में एक किस्सा हुआ था,
माता पिता टीचर प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, टीचर का कंप्लेन किया, रिटर्न सब कंप्लेन सब किया। बोले क्यों? तो वो टीचर ने वो बच्चे को गुस्से से देखा और वो बच्चा सहम गया, इसीलिए कंप्लेन की प्रिंसिपल। ये एक्चुअली हुआ है, बनाया नहीं, एक्चुअली हुआ है। आप सोचो, गुस्से से देखा, इसीलिए माता पिता अभी बच्चे का जीवन जीने के लिए आ गए कवच बन के। कोई गुस्से से आप उठा के देख भी नहीं सकता हमारे बच्चे को, नहीं तो वो सहम जाएगा। मतलब हम इतना कमजोर बच्चा पैदा करके क्या करने वाले हैं हम जीवन? वो करेगा क्या जीवन? और कैसे उसका जीवन कैसे और कोई जी सकता है? प्रयास तो होता है कभी कभी। We try to live somebody else's life. We are saying for happy living. But living, we have to understand each one of us has to live our own life. अपना जीवन और कोई हम भाड़े में नहीं दे सकते। चलो आप जरा 1-6 महीना मेरा जीवन जी लो, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कोई और मेरा जीवन आसान कर देगा, कोई और कुछ कर देगा मुझे, ये ऐसा नहीं हो सकता। We cannot live anybody else's life. ये पहले तो हमें स्वीकार करना होगा, चाहे वो छोटा असहाय बच्चा ही क्यों ना हो। आपने वो एक आर्टिकल आया, बहुत सुंदर आया था, आपने शायद पढ़ा भी होगा, स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई जो होता है, वो जो छोटा सा एक कीड़ा बनता है, वो कैटरपिलर होता है, फिर वो ककून में होता है कुछ समय के लिए। वो खा खा के मोटा हो जाता है और उसके आसपास ही वो एक ककून बना के उसके अंदर वो राह देखता है बहुत लंबे समय के लिए। उसके बाद उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करता है, और वो प्रकृति ने ऐसा उसको बनाया है कि बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा छेद उसको दिया गया, वेरी टाइनी होल। वो कैटरपिलर इतना मोटा और वो छेद है इतना पतला सा। अब वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, उसका एक पैर बाहर निकलता है तो फिर बाकी कुछ नहीं निकल पाता, फिर वो अंदर जाता है, फिर धकेलता है, फिर थोड़ा उसका सर दिखता है, वापस अंदर जाता है। अब ये उसका संघर्ष चल रहा है बाहर निकलने का, राइट? हम लोगों ने सुना होगा ऐसा या देखा होगा कभी, नेशनल ज्योग्राफिक में या डिस्कवरी में कभी देखा भी हो सकता है। तो वो प्रयास कर रहा है। अब एक आदमी था, उसने देखा ये कैटरपिलर धकेल रहा है, इतने से बोल में हम कैसे निकलेगा बेचारा। तो उसको बड़ी दया आ गई। दया आती है हम सबको भी, हमको भी बहुत दया आती है ना कई बार। मैं बहुत दयावान हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। सबकी मदद करना चाहता, ठीक है, पर कैसी मदद? उसने क्या किया? एक ब्लेड लिया और वो जो छेद है उसको काट के बड़ा बना दिया। बहुत ध्यान से किया ना उसको वो कैटरपिलर को थोड़ा भी खरोच भी नहीं है, पर उसने क्या किया? वो छेद जो है, वो छोटा सा होल था, उसको बहुत कलाकार था वो, उसको बड़ा बना। और फिर देखा वो कैटरपिलर करके बाहर निकल आया तुरंत। अब तुरंत बाहर निकल आया, खुश हो गया, अच्छा काम किया ना, ताली बजानी चाहिए उसके लिए, हैं? ताली बजानी चाहिए। निकल गया कैटरपिलर। फिर उसने देखा कि अच्छा निकल तो गया, अब क्या होगा? अब वो कैटरपिलर इतना भारी भरकम शरीर लेके वो गोल गोल घूमता रहा और उसके देखते ही देखते नजरों के सामने वहीं समाप्त हो गया। तब उसको एक बहुत बड़ी सीख मिली कि दूसरों का जीवन जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मदद भी करें तो सही तरीके से करें। तब उसको पता चला कि वो छोटे से होल में से जब वो संघर्ष कर करके निकलने का प्रयास करता है, तब वो जो मोटा तगड़ा कैटरपिलर था उसके पंख इतने छोटे छोटे थे। वो जब प्रयास करता है तो ये जो शरीर का सारा जो रस है वो पंख में जाकर वो पंखों को बढ़ाता है और शरीर जो है वो पतला होता जाता है। और तब वो जब बाहर निकलता है तो बटरफ्लाई के रूप में वो उड़ने लगता है।
ये संघर्ष, यदि हम दूसरों की मदद करना चाहें तो संघर्ष के समय उनके साथ रहे, उनका उत्साह बढ़ाए और उनके संघर्षों को कम करने का प्रयास ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से ना करें जिससे की वजह से वो बिल्कुल जीने के लायक ना रहे। तो लिविंग अनदर्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ये जो आदमी ने जो किया वो ट्राइंग टू लिव अनदर्स लाइफ, दूसरे का जीवन जीने का प्रयास किया। मैं इसको पर मदद कर सकते हैं, हेल्प इज पॉसिबल, हेल्प हम लोग सब करते हैं, तो मदद कर सकते हैं पर दूसरे का जीवन नहीं जी सकते। उसका जीवन आसान हो जाना चाहिए। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हो, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग विद यू। तुम हिम्मत मत हारो, करो, मुश्किल है पर फिर करते जाओ, लगे रहो। तो ये चीज जब ये स्पिरिट आ जाती है, हम सीख जाते हैं, तो आसपास के लोगों की भी सही में मदद होती है। तो एक दूसरे का जीवन तो जी नहीं सकते पर मदद जरूर कर सकते हैं, सहायता संभव है। पर ये जो सहायता भी हम जो करते हैं, हेल्प भी करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, हेल्प करना आसान है या हेल्प लेना आसान है? सहायता देना आसान है या लेना आसान है? क्या है आसान? देना आसान है कि लेना आसान है? देना। टू हेल्प अदर्स इज डिफिकल्ट और टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स इज डिफिकल्ट। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? गेट हेल्प। टू गेट हेल्प इज मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। ऐसा लगता है टू गिव हेल्प इज इजी, मदद हम करेंगे तुरंत। मेरे को हमारे आश्रम में ना मंदिर बनाना है, मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए। You said giving help is easy, prove it. अभी सोच रहे हो, नहीं यार, एक मिनट, we didn't expect this. Don't worry, मांग नहीं रहा हूं मैं आपसे, एग्जाम्पल था ये। दोगे तो मना नहीं करूंगा, पर ये केवल दृष्टांत था। अच्छा, तो बात ऐसी है, देना और लेना दोनों में डिफिकल्टी तो होती है, क्योंकि देखो, जो व्यक्ति अपना जीवन जीने में ही संघर्ष कर रहा है, हम सबको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। ऐसा नहीं कि कोई सब प्रॉब्लम फ्री है, वैसे सब लोग प्रॉब्लम फ्री हैं, मतलब फ्री में प्रॉब्लम आते हैं उनके जीवन में, पर प्रॉब्लम से मुक्त कोई भी नहीं है, सबको प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो अपने जीवन में जूझ रहे हैं तो दूसरों को हेल्प करना वो भी कठिन होता है, और किसी से मांगने में भी कभी कठिनाई होती है। कैसी कठिनाई? वो दोनों में कठिनाई अलग अलग प्रकार की होती है। जब देने की बात होती है तो हम कई बार क्या कहते हैं, ओ यू शुड हैव टोल्ड मी, अरे एक बार बता देते तो मैं तो बस हेल्प करने के लिए तैयार ही था, बस एक बार बता देते बस। तो जो हेल्प करने का टाइम हो उसके बाद में हम कहते, अरे एक बार आप मांग लेते, एक बार मुझे बुला लेते, एक बार एक फोन कॉल तो करना था। ऐसा ठीक है। अच्छा, किसी ने फिर याद रखा उसको, दूसरी बार जब जरूरत पड़ी फोन किया, अच्छा क्या हुआ? अरे मदद चाहिए तुम्हारी। एक्चुअली अभी ना मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा ना बिजी हूँ, तो मैं तुमको कल फोन करूँ? देखो मुझे अभी मदद की जरूरत है, कल ठीक है, मैं ना नेक्स्ट टाइम जरूर मदद करूंगा। हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का नेक्स्ट टाइम मदद करूंगा। देने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं। अच्छा, लेने में, और वो देने वाला क्या बोलेगा कि आपको बताना चाहिए था। अच्छा, लेने वाला बोलेगा अरे तुमको ऑफर तो करना चाहिए था, एक बार बता देते। दोनों तरफ से ही होता है कंप्लेन। यू शुड हैव एटलीस्ट टोल्ड मी दैट यू आर अवेलेबल। एक बार बता देते तो फिर मैं बेझिझक मांग तो सकता था, बट यू नेवर टोल्ड मी दैट यू आर अवेलेबल। और वो बोलता है यू नेवर आस्क्ड फॉर एनी हेल्प। दोनों एक दूसरे की राह देख रहे हैं। ये एक दूसरे की राह देखने में जो मदद नहीं होती है वो सबसे बड़ी कठिनाई होती है, हमारे कॉमनली देखी जाती है। इसीलिए कई बार क्या कहते हैं,
लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, होता है कुछ भी चाहिए तो बताना। पर ये जो कुछ भी चाहिए तो बताना वाला स्टेज है ना, उससे पहले का स्टेज हमारी भारतीय संस्कृति का स्टेज है। वो क्या है? देखो, कोई हमारे घर पे आता है मेहमान, तो क्या हम उनसे पूछते हैं अच्छा आप पानी पियेंगे? हाँ? ऐसा पूछते हैं, आजकल पूछते हैं, हाँ? आजकल विल यू हैव वाटर? और फिर उसका जो भी जवाब दो उसके पीछे बहुत सारे सवाल होते हैं। यस आई विल हैव वाटर। ओके, ठंडा या रूम टेम्परेचर या गर्म? अच्छा हम बोलेंगे नहीं नॉर्मल चलिए। अच्छा नॉर्मल। अच्छा आपको स्टिल चाहिए या स्पार्कलिंग चाहिए? आपको स्पार्कलिंग यानी कार्बोनेटेड सोडा, तो स्टिल या स्पार्कलिंग चाहिए? अच्छा बोलेंगे नहीं स्पार्कलिंग। ओके स्पार्कलिंग। ओके अच्छा कौन सा फ्लेवर वाला चाहिए आपको? वो भी इतने सवाल पूछते, बोले भैया मेरा जवाब देते देते मुंह सूख गया, कुछ भी लेके आ तुम। हाँ? गरम बोलेंगे अच्छा बहुत गरम चाहिए या गुनगुनाना सा चाहिए? कितना टेम्परेचर कितना चाहिए? तो बोले अच्छा ठीक है 32 डिग्री का लेके आओ। हाँ? बोले मेरा थर्मोमीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये पूछने की हमारी आदत ही नहीं थी कि जरा बताना तब मैं मदद करूंगा, हमारे घर पे आके मांगना तब पानी पिलाऊंगा। अरे हम तो जब कोई खाने के टाइम के आसपास आता है तो सीधा कहते आ जाओ बैठ जाओ। हम पहले उनको खाना खिलाते फिर खाते हैं। अतिथि शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? जो तिथि बता के नहीं आता उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि मतलब वो डज नॉट टेक फॉर प्रायर अपॉइंटमेंट, उसको ही बोलते हैं अतिथि। आजकल वो कॉन्सेप्ट कोई समझेगा ही नहीं। वो क्या होता है? कोई आ गया बिना बता, अरे फोन नहीं किया आपने, क्या आप आने वाले हो? हमारा तो प्रोग्राम बना हुआ था। अच्छा प्रोग्राम बना हुआ था तो हम सोचेंगे कि अच्छा बना हुआ था तो कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना होगा। पर क्या प्रोग्राम बना हुआ था कि हमको टीवी देखना था। आज हमने प्रोग्राम बना रखा था, आपको बताना तो चाहिए कि आप आ रहे। तो प्रायर अपॉइंटमेंट के बिना जो आता है अतिथि, उसको भी जब खाने के टाइम पे आता है तो हमारे पास यदि लिमिटेड खाना पहले उसको खिलाया जाता है, उसके बाद हम अपने लिए बना लेंगे। दैट इज आवर कल्चर। और अभी लेट मी नो, पर कम से कम वो लेट मी नो तो बोलो, उतना तो कम से कम। कई कई जगह पे तो ऐसा होता है वो लंच के लिए, यूएस में मैंने सुना है ऐसा। एक्चुअली वन पर्सन हु हैज गॉन थ्रू दिस स्टोरी, एक इंडियन लड़की थी, वो उसकी एक फ्रेंड थी वहाँ अमेरिका, तो वो दोनों गए और उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, तो वो जो अमेरिकन लड़की थी उसने कहा लेट्स गो टू माय पेरेंट्स हाउस। शादीशुदा नहीं थी पर वो पेरेंट्स हाउस अलग होता है, तो लेट्स गो टू माय पेरेंट्स हाउस। ओके अच्छा, तो गए, इट वाज अराउंड लंच टाइम, 12 साढ़े 12 बजे थे, तो लंच टाइम के आसपास का टाइम था, तो बोले अच्छा लेट्स गो टू पेरेंट्स हाउस। गए एंड वो पिताजी मिले उसके, ये इंडियन लड़की को कल्चरल शॉक मिला जब वो पिताजी ने कहा कि ठीक है तुम बैठो, हम जरा लंच करके आते हैं। ये असलियत है ना। और ये मैंने सुना था करीब करीब 15 साल पहले यूएस में हुआ था। तो मतलब 15 साल इज इनफ टाइम फॉर इट टू ट्रैवल टू इंडिया। अभी ऑलरेडी यहाँ तो कुछ जगह पे शुरू हो चुका होगा। तो आप सोचो ये हेल्प कर रही है, तो सिर्फ सामान्य बात है। दिस इज जस्ट मेजर हॉस्पिटैलिटी, मतलब एकदम सबसे बेसिक जो चीज हमारे देश में मानते हैं। आप सोचो, वी डोंट वेट फॉर समबडी टू इवन सीक हेल्प, वी हेल्प जब हमें पता चलता है किसी की आवश्यकता है तो हम सामने से चढ़ के करते हैं। पर यहां तो कम से कम लेट मी नो, कम से कम ऑफर करना। और दूसरी चीज जो बहुत बड़ी बात होती है, जो मांगने में दिक्कत होती है कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐसा कहे कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, उनको बोलना चाहिए कि आप खेती कहाँ करते हो, मुझे दिखाओ जरा, जमीन कहाँ है आपकी जहां खुद अपना फसल उगाते हो।
Do you yourself grow your own food? If not, then हाथ तो ऑलरेडी फैला रहे हो। ये घर मकान बनाए खुद बनाया है, तो हाथ तो फैलाया है ऑलरेडी। पैसे दे देना इज कॉम्पनसेशन, इट इज नॉट रिटर्न्स। हमें समझना है, ये तो कॉम्पनसेशन है। तो हमने क्या हाथ नहीं फैलाएंगे, क्या मतलब हाथ नहीं फैलाएंगे? मदद तो लोगों की ले ही रहे हैं और लेनी ही पड़ती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी फील्ड्स का एक्सपर्ट हो जाए? कोई डॉक्टर भी होता है, वो भी किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करता है, यदि उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो और अगर उससे नहीं सुलझ रहा है तो वो खुद भी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। बार्बर कभी भी खुद अपने बाल काटता है और वो दूसरे के पास ही जाता है। होटलियर होता है, रेस्टोरेंट चलाने वाला होता है, वो घर पे जाके खाना खाता है। वो मदद तो लेनी पड़ती है। कोई हम कहते हैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सच ए थिंग डजंट एग्जिस्ट। मैं खुद कर लूंगा, मैंने खुद ही सब कुछ किया है, मैं किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाता। फैलाना नहीं पड़ता है, बट उससे ये समझना है कि हाँ, हमें मांगने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है, पर मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते, ये समझना है। एक मांगना भी आना चाहिए, उसमें हम छोटे नहीं हो जाते। अरे मदद ही तो मांग रहे हैं, लूट थोड़ी रहे किसी। और कई बार लोगों को मदद मांगने में ये भी संकोच होता है, वेरी वेरी ट्रांजैक्शनली ये संकोच होता है कि अगर उनके ऑब्लिगेशन में आ गए फिर हमको भी कल को करना पड़ेगा। मतलब हम किसी की मदद करना ही नहीं चाहते, इसका मतलब। और सब लोग करें, यदि वो ऑब्लिगेशन नहीं हो, यदि ऐसा नहीं हो कि हमें करना पड़ेगा, तो क्या आप मदद लोगे? हाँ हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं। अरे ये क्या बात हो गई? इतना सेल्फिशनेस तो कोई अच्छी बात नहीं, इफ यू थिंक अबाउट इट। सो व्हाट आर, तो हेल्प पॉसिबल है, एक दूसरे का जीवन जी नहीं सकते, मदद ले सकते हैं, मदद दे सकते हैं, पर देने लेने में ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो आती हैं, इट इज ओनली अ माइंडसेट। और किसी ने हमको इन्फ्लुएंस नहीं किया है। यदि हम सोचे मदद मांगने में जाता क्या है, मैं खुद ही करूं, अपने आप ही करूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ईगो प्रॉब्लम। मैं नहीं करूंगा, कोई बहुत बड़ा वो इश्यू हो जाता है। कभी कभी हम जब थोड़ी देर के लिए बैठते हैं ना, ऐसे कुर्सी पे बैठते तो नहीं प्रॉब्लम होता, जब वो क्रॉस लेग बैठते हैं और फिर कुछ समय के बाद ना पैर सो जाते हैं, फिर जब अचानक उठते हैं तो पैर लड़खड़ाते हैं। हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया हो। और जब ऐसे लड़खड़ाते हैं ना, कोई पास में खड़ा हो, नेचुरली प्यार से ही आउट ऑफ कंसर्न वो हाथ बढ़ाएगा कि पकड़ने के लिए। मुझे मत पकड़ो, आई कैन स्टैंड। अरे क्या जाता है, यहाँ पास में दीवार है तो दीवार को पकड़ेंगे, पर वे देखें, वो देख तो नहीं रहा है। किसी ने देख लिया, मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खड़े रह सकता हूँ। So much of a problem. क्या पड़ता है किसी को कोई सहारा दे रहा है, ले लो, मिलता नहीं आसानी से। कोई मदद मिलती कि ले लो। तो इफ देयर इज नेसेसिटी वी सीक हेल्प। पहले के जमाने में कटोरी लेके पड़ोसी के घर में जाते थे, चीनी खत्म हो गई, जरा चीनी दे दो, और वो कटोरी लेके जाते थे और फिर उनके घर में जो चीनी से वो बनाने वाले होंगे खीर या जो भी, वो खीर का एक कटोरी जाती थी वापस। दिस वाज अ वेरी हेल्दी वे ऑफ कम्युनिटी लिविंग। ये भी लिविंग ही है, उसमें सुख भी बढ़ता था, दुख भी बढ़ता था, और सुख और दुख के बांटने में बहुत सुंदर चीज होती है। दुख बढ़ने से कटते हैं और सुख बढ़ने से दुगने होते हैं, बढ़ते हैं।
ये सुंदर बात है। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो मदद संभव है पर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, नहीं ले पा रहे हैं, तो यानी ये एक मानसिकता की बात है, वो हम अपने आप को रोके हुए हैं। We don't have to, we can let loose। एंड क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता क्या है? यदि हम देखें मदद हमें जिसकी करनी हो तो करनी ही पड़ेगी। ऑब्लिगेशन को हम समझे या ना समझे, करनी तो पड़ेगी, और हम सब करते हैं। देखो अनायास हम कितनी बार करते हैं, जैसे चलते हुए कभी एक बच्चा हमने देखा वो खेल रहा है, अचानक गिर गया, हमारे पास में बिल्कुल वो खेल दौड़ रहा है, गिर गया, तुरंत एज ए रिफ्लेक्स एक्शन क्या हम उठाते नहीं, उसको उसकी मदद नहीं करते। और क्या वो बच्चा रेजिस्ट करता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। वो भी स्वीकार करता है, हम भी हेल्प करते हैं, उसको झाड़ देते हैं, उसको कहते कुछ लगी तो नहीं, क्या हुआ, कहीं लगी है, खरोंच आई है, हम भी चेक करते हैं, वो भी चेक करता है, बोले नहीं नहीं ठीक है अंकल आंटी ठीक है ओके चलो, हाँ ध्यान रखना आगे से, ठीक है, गया, वो गया अपने रास्ते, हम गए अपने रास्ते। एक हफ्ते बाद वही बच्चा आके हमको बोले अंकल आंटी थैंक यू, हम तो उसको शायद पहचानेंगे भी नहीं, कौन है तू, क्यों थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वी वर नॉट कॉन्शियस, हम वो ईगो नहीं था उस समय पे, मैं कर रहा हूं, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, वो था ही नहीं, आई वॉज अनअवेयर। हेल्प गिविंग टेकिंग हैपेंड इंस्टेंटली। हम सब ने ये अनुभव किया है, और वो बच्चा हम जानते भी नहीं है उसको, स्ट्रेंजर कंप्लीटली, उसका चेहरा हमको याद भी नहीं है बाद में भी, और घर में आके सुनाते भी नहीं है हम, घर में आके अरे पता है मैंने आज क्या किया, मैंने बच्चे को, गिरे हुए बच्चे को उठाया, उद्धार किया जीवन किसी का। क्या ऐसे कोई स्टोरी इंस्टाग्राम में डालते हैं? वो बच्चे को बोलते तू रुक जा उधर ही पड़े, #helping a child, उसको खड़ा किया, #lifting him up, #झाड़िंग him। यहाँ ईगो आ गया, वो बच्चा सोचता है कि आप नहीं होते तो मैं अब तक घर पहुंच चुका होता, अभी मैं पूरे दुनिया भर में इंटरनेट में पहुंच गया हूँ। तो मदद लेना, मदद करना संभव है, पर हमारी मानसिकता सही हो तो। दिस इज, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट दिस, ये ईगो होता है दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम हैप्पी लिविंग। अदरवाइज सहज रूप में तो हैप्पी लिविंग होता ही है। आवर मोस्ट नेचुरल स्टेट इज हैप्पी लिविंग। पर आज हमारे लिए वो एक लक्ष्य बन के रह गया है। तो एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए, जहां जहां हमें आवश्यकता हो लेने में बेझिझक लेना चाहिए। इसमें भी एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट करके फिर हम यहाँ आज का समाप्त करते हैं। जब हम मदद लेने की बात करते हैं, एक उसका फ्लिप साइड ये है कि हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा हमारा अधिकार प्रधान हो जाता है। वी बिकम एंटाइटल्ड बिहेवियर हमारा हो जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू पे अटेंशन, स्पेशली जब हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं तब, क्योंकि एज डेज आर पासिंग दिस फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओनली इंक्रीजिंग। यदि हम विचार करें, इफ देयर आर टीचर्स हियर और पीपल वर्किंग विद चिल्ड्रन हियर, यू विल नो डेफिनेटली, क्योंकि अपने बच्चे में नहीं दिखेगा, क्योंकि अपने बच्चे में लगेगा तो वो तो दूध का दूल्हा है, क्योंकि अपना है। बट व्हेन वी वर्क विद अदर चिल्ड्रन वी फाइंड दिस, कि जैसे जैसे हर वर्ष हर दिन बीतता है हम देखते हैं कि ये एंटाइटल्ड बिहेवियर बढ़ रहा है। मुझे ये मिलना चाहिए, लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए, मैं सब घर गंदा करूंगा और कोई आगे साफ करेगा, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। ये गिविंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट कॉल्ड हेल्प।
We have to understand this. This is called living another's life. ये फर्क हमें समझना है, नहीं तो ये एंटाइटल्ड बिहेवियर कहां ले जाएगा? उसको अल्टीमेटली दुख की ओर ही ले जाएगा, हैप्पी लिविंग नहीं होगा उसके जीवन में, और ना ही हमारे जीवन में वी आर आल्सो फीलिंग एंटाइटल्ड ऑल द टाइम। मुझे सब लोगों का सम्मान मिलना चाहिए। अरे पर हमारा व्यवहार यदि सम्मानजनक हो तो लोग देंगे, कौन मना कर रहा है? कोई कंजूस थोड़ी बैठा हुआ है। पर वो हमारा ही व्यवहार ठीक नहीं है और कहते कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर बिहेवियर ही रिस्पेक्ट के योग्य नहीं है, तो क्या करे बेचारा? ये एक बात हो गई। और दूसरा ये है कि हम चीजों के लिए किसी के मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम है, मेरा सिर्फ अधिकार है। यू नो दिस वी हैव दिस, हमारे सिविक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। यू नो हमारे शास्त्रों में राइट्स, उसके लिए राइट्स जिस अर्थ में होता है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं, हिंदी में अधिकार शब्द तो है, हाँ अधिकार संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, पर अधिकार शब्द का अर्थ है क्वालिफिकेशन, राइट नहीं है। जिसे हम आज अधिकार मानते हैं वो असल में योग्यता के लिए उपयोग होता है। राइट, हमारी मांगे पूरी करो, मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये बात जो है उल्टी बात है। असली चीज हमारे संस्कृति में, हमारी संस्कृत भाषा में केवल और केवल कर्तव्य ही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स इन आवर कल्चरल डिक्शनरी। तो गलत बात है, हमको राइट मिलना चाहिए। अरे बट व्हेन वी आर फोकस्ड ऑन राइट्स we are not able to perform our duties, and when we do not perform our duties we lose the rights also। ये बात होती है। पर हमारा फोकस यदि ड्यूटीज पे रहे तो we qualify ourselves for rights, उसको कहते हैं अधिकार, क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई किसी ऑफिस कंपनी से यदि उनकी गाड़ी मुझे मिल रही हो कि हमारी गाड़ी हमारी ओर से, ऑफिस की ओर से आपको गाड़ी दी जाएगी, यदि ऐसा गाड़ी मुझे मिले तो वो गाड़ी क्यों और किसको मिलेगी? जो ऑफिस का काम करता हो, जो अपने घर में घूमने के लिए उपयोग करे, और जब पता चलता है कि ये कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहा है उससे, तो उससे छीन लिया जाता है। मतलब क्या हुआ? उसने अपना योग्यता, अधिकार यानी योग्यता, क्वालिफिकेशन खो दिया। एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी। तो अधिकार का अर्थ दूसरा क्या हो गया? ड्यूटी। इफ वी अंडरस्टैंड दिस, बट एंटाइटल्ड बिहेवियर, अभी हम हेल्प की बात करें, उस संदर्भ में ये बात करें कि हेल्प देना, लेना, यस, लेने के लिए बेझिझक लेना चाहिए, हमारा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, राइट, बट वी शुड ऑल्सो नॉट फील दैट ये दूसरों का कर्तव्य है मुझे देना और मैं लूंगा, मेरा अधिकार है कि मुझे लेना चाहिए। ये इस एटीट्यूड से नहीं, क्योंकि जो मदद लेने वाला है वो हमेशा नीचे ही होता है, देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। तो थोड़ा झुकना भी आना चाहिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। पर उसमें भी हम यदि कहें कि नहीं नहीं मुझे तो मेरी मदद करनी पड़ेगी लोगों को, वो नहीं होता। मदद यानी छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। पीपल शुड टेक केयर ऑफ माई नीड्स, पीपल शुड, नो इट इज नॉट। अगर कोई ले रहा है, आपका ध्यान रख रहा है, तो वो एक फेवर कर रहा है। ये एटीट्यूड, वो एक कृतज्ञता होनी चाहिए। There should be gratitude, not entitlement। ये बहुत जरूरी है। मदद करने और लेने में ये बहुत आवश्यक चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी है। We will stop here and we will take up further। कल परसों 2 दिन और हैं, हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। यदि किसी को आज जो भी हमने चर्चा की उसके संबंध में कोई प्रश्न है या कुछ भी है, होपफुली कल वो सुलझ जाएगा। पर यदि है तो आपसे विनती है कि आप उसको
स्पष्ट रूप में लिख करके एक कागज में आप ये टॉक से पहले 7 बजे से पहले आप यहाँ एक टेबल पर हो सकता है, अच्छा रहेगा, तो वी कैन कीप इट हियर सो दैट इफ देयर इज एनीथिंग देन विल टेक इट अप इन नथिंग. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. इट इज 8 o'clock ऑन टाइम. So we'll close with the Shanti Path prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.